Hello guys, in this video we're going to study the Fourier series. So this is an intro video. So in this video we will study that Fourier series is named after Joseph Fourier, which is our hero. Fourier was obsessed with the physics of heat and developed the Fourier series and transform. Fourier transform भी होता है, ठीक है, Fourier series and Fourier transform to model heat flow problems. ओके, सो फोरियर साहब ने किया था, इनका नाम था जोसेफ फोरियर. फोरियर सीरीज़ व डेवलप्ड बाई, इनका पूरा नाम ये है, जीन बैप्टिस्ट जोसेफ फोरियर इन 1822. सो बहुत टाइम हो गया, ठीक है. तो Fourier series is a very powerful method to solve ordinary and PDEs, partial differential equations, particularly with periodic functions. ठीक है, periodic functions होने चाहिए particularly, ठीक है. Fourier series has many application in various fields like approximation theory, digital signal processing, heat conduction problems, wave forms of electric field, vibration analysis, etc. ठीक है. सो ये वही इंट्रो है. Fourier series is invented by Joseph Fourier, which basically asserts that most periodic functions which can be, ठीक है, मोस्ट पीरियोडिक फंक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इन्फिनाइट सम्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस. ठीक है. फिर इसने क्या कहा था कि जितने बहुत मोस्ट पीरियोडिक फंक्शंस जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय इन्फिनाइट सम ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस. ठीक है, कोई भी पीरियोडिक फंक्शंस दो मुझे तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एज ए इन्फिनाइट सम ऑफ साइन एंड सम कोसाइन फंक्शंस. ओके, तो थोड़ा सा हम ये थोड़ा सा ना फंक्शंस एज वेक्टर्स, इनर प्रोडक्ट क्या होता है हमें थोड़ा सा पहले आइडिया होना चाहिए. फिर ऑर्थोगोनैलिटी हम पढ़ेंगे, फिर फोरियर सीरीज डिराइव होगी. ठीक है, वो कोफिशिएंट्स जो आते हैं फोरियर कोफिशिएंट्स. सो व्हाट इज़ एन इनर प्रोडक्ट. तो इनर प्रोडक्ट क्या होता है? इनर प्रोडक्ट इज़ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा. कोई वेक्टर ले लिया मैंने u1i प्लस u2j प्लस u3k, और कोई वेक्टर मैंने ले लिया v1i v2j v3k इन R3. वेक्टर u और v ले लिया R3 में. तो इनका जो इनर प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट है u एंड v का, वो एक रियल नंबर होता है, मतलब स्केलर क्वांटिटी होती है, और उसको हम डिफाइन करते हैं एज इनर प्रोडक्ट ऑफ uv इज़ u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3. ओके, तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा स्मॉल क्लास में कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, u वेक्टर इज़ u1i प्लस u2j प्लस में u3k एंड सम वेक्टर v इज़ v1i प्लस v2j प्लस v3k. ओके, सो u and v are vectors in R3. u1 u2 u3 is called component of the vector u, and v1 v2 v3 is called component of the vector v. So we are defining the inner product of u and v as the dot product. ठीक है, so it will be u1 v1 plus u2 v2 plus u3 v3. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, i डॉट i1 हो जाता है, j डॉट j1 हो जाता है, k डॉट k1 हो जाता है. ठीक है, i j k एंड u आर यूनिट वेक्टर्स in the direction of x, y and z axis. 1 0 0 0 1 1 0 1 0 and 0 0 1.
ठीक है। सो कोई भी वेक्टर ले ले मैं R3 में, तो उसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ u1i प्लस u2j प्लस u3k। इन वेक्टर v को ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ R3 में, where u1, u2, u3 are real numbers or scalars. So inner product is a scalar quantity, okay, and this will be a real number. So inner product को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं इन स्मॉलर क्लासेस, और इनर प्रोडक्ट हम, ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ u और v मैंने वेक्टर्स लिए ना R3, तो u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3 इज इक्वल टू समेशन k रनिंग फ्रॉम 1 to 3 uk vk, ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट में हम नोटिस करेंगे जो R3 में इनर प्रोडक्ट है वो इस प्रॉपर्टीज़ को पोजेस करता है। क्या पोजेस करता है? पहली प्रॉपर्टी कि इनर प्रोडक्ट ऑफ uv एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ vu आर इक्वल। देख सकते हैं uv का इनर प्रोडक्ट u1 v1 u2 v2 प्लस u3 v3 का समेशन है, और vu का इनर प्रोडक्ट क्या होगा? v1 u1 प्लस v2 u2 प्लस v3 u3, ठीक है। और ये रियल नंबर्स है तो सेम ही आएगा, तो ये वाली सेटिस्फाई कर रही है प्रॉपर्टी। इनर प्रोडक्ट ऑफ के यू कॉमा वी इज सेम एज के टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी, ठीक है। तो इसको हम ये भी बोलते हैं कि इनर प्रोडक्ट जो होता है वो फर्स्ट जो है उसमें क्या होता है? लीनियर होता है फर्स्ट। उसमें देख सकते हो आप के यू से मल्टीप्लाई कर दोगे वेक्टर को, के कोई स्केलर है तो के u1 के u2 के u3 ये उसके कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है। और v वेक्टर तो मेरा है ही v1 v2 v3 v1i प्लस v2j प्लस v3k। अब इनका इनर प्रोडक्ट करेंगे तो के u1 v1 प्लस के u2 v2 प्लस के u3 v3 आ जाएगा। अब के इसमें से कॉमन निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी हो जाएगा। तो दिस इज आल्सो होल्ड, ठीक है। सो डॉट प्रोडक्ट इज एन इनर प्रोडक्ट, और इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा में यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू R3। ये आप देख सकते हो। अब इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा यू निकालोगे, u वेक्टर u1i प्लस u2j प्लस u3k है, तो ये क्या आ जाएगा मेरा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर, एंड दीज आर दी रियल नंबर्स u1 u2 एंड u3। सो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ u1 u2 एंड u3 आर 0, ठीक है। तभी 0 हो सकते हैं। रियल सम ऑफ रियल नंबर के स्क्वायर का सम है, ठीक है। तो ये 0 कब हो सकते हैं? जब u1 u2 u3 0, मतलब कि u इज़ ए 0 वेक्टर, ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा v ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी u बिलोंग्स टू R3 एंड इट इज़ 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ u इज़ ए 0 वेक्टर, ठीक है। और ये एक और प्रॉपर्टी होती है कि इनर प्रोडक्ट जो होता है वो कहते हैं लीनियर होता है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनर प्रोडक्ट ऑफ u प्लस v कॉमा w इज सेम एज दिस। ये आपको अपने आप से क्या करना है? वेरीफाई करना है। अब आपको 3 वेक्टर ले लेने हैं, ठीक है। u v एंड w, 3 वेक्टर्स इन R3, ठीक है। इनके कंपोनेंट होंगे u1 u2 u3 v1 v2 v3 w1 w2 w3। देन यू कंप्यूट दिस थिंग एंड देखोगे तो ये बराबरी आएगी, ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट जो हमने भी डिफ़ाइन किया है ना, ऐसा ही इनर प्रोडक्ट हम डिफ़ाइन कर सकते हैं ठीक है। फंक्शंस को भी हम एज ए वेक्टर्स ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यू वी वेक्टर लिए थे R3 में, तो उनका इनर प्रोडक्ट जो हुआ था वो क्या था? डॉट प्रोडक्ट ही था, विच इज़ ए स्केलर क्वांटिटी एंड सेटिस्फाइज पोजेसेस सम
इनर प्रोडक्ट सेटिस्फाई सम प्रॉपर्टीज़, ठीक है। वैसे ही फंक्शंस को भी हम वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। ओके, द इनर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन f1 and f2 on an interval close interval ab is defined as inner product of f1 comma f2 is equal to integral a to b f1x into f2x dx। तो इनर प्रोडक्ट से हम वी कैन डिफाइन द नॉर्म, नॉर्म को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो क्या था, जैसे कि यू वी आर थ्री में था, उनका इनर प्रोडक्ट क्या था, यू वन वी वन प्लस यू टू वी टू प्लस यू थ्री वी थ्री। अब एफ और जी मैंने दो फंक्शंस ले लिए हैं विच डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड दे आर रियल वैल्यूड फंक्शंस, that is their range is subset of R. The inner product of f and g we are defining as integral a to b fx gx dx। okay, is it okay? So this will form an inner product। तो इनर प्रोडक्ट है तो हम लेंथ ऑफ ए वेक्टर की भी बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि u मैंने वेक्टर लिया था u1i plus u2j plus u3k, then the length of this vector is mod u, ऐसे लिखते थे अगर 11th-12th क्लास में। तो ये क्या होता था, स्क्वायर रूट ऑफ u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ u, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बोलते थे ना, वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है। तो ये क्या है, नॉर्म इज़ नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगर आपने स्मॉल क्लास में पढ़ा है, नॉर्म इज़ नथिंग बट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और लेंथ ऑफ ए वेक्टर। तो वेक्टर u इज का मॉड इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर। और ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर लूँ तो जिसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर। अगर मैं इनर प्रोडक्ट निकालूं u और u का, u R3 में, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ u और u डॉट u हो जाएगा, तो u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर ही हो जाएगा। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इज़ नथिंग बट इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड u, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर u अगर u R3 में इज़ नथिंग बट इनर प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा u। इज इट ओके? मैग्नीट्यूड क्या होता है, अगर हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर दिया R3 में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो होता है, हमने स्मॉल क्लास से पढ़ा है, वो यही होता है, स्क्वायर रूट ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर। ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है और ये लेंथ है वेक्टर की, तो ये नॉन नेगेटिव ही होती है। ओके, और ध्यान से देखूं तो इनर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट दैट वी डिफाइन ऑन R3। इज इट ओके? तो मैग्नीट्यूड को हम हायर क्लास में क्या बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को नॉर्म ऑफ ए वेक्टर, और उसको हम ऐसे लिखते हैं, दो पैरेलल बार्स दिस, नॉर्म ऑफ ए वेक्टर u इज स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा में u। ठीक है, सो इनर प्रोडक्ट डिफाइंस ए नॉर्म ऑन ए वेक्टर स्पेस। If I have a inner product space, then it defines a norm, okay, and norm define हो जाती है तो metric space भी define हो जाता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि norm define हो किसी vector space में, but वो किसी inner product से induce नहीं हो रही हो। ठीक है, a complete non-linear space is called Banach space and a complete Hilbert space is called
हिल अ कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस इज कॉल्ड हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, ये थोड़ा हाई क्लास का है, अगर नहीं भी समझ में आया तो कुछ नहीं होता, डिस्कस कर लेंगे एक बारी। ठीक है, अब आप बोलते हो दो वेक्टर्स इन R3 आर परपेंडिकुलर। ठीक है, हम कब बोलते जब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो हम बोलते हैं दो वेक्टर्स क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, वेक्टर u R3 में है और वेक्टर v भी R3 में है, एंड u वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू v वेक्टर, एंड इफ u डॉट v वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, मतलब कि u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो वेक्टर u एंड v क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये है क्या, डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, मतलब कि इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v इज इक्वल टू जीरो। इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर u एंड v इज इक्वल टू जीरो। तो अगर इनर प्रोडक्ट ऑफ u और v जीरो हो रहा है, ठीक है, तो इस हमने बचपन में पढ़ा है ना कि u और v R3 में है, तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा होगा। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, मतलब डॉट प्रोडक्ट इज़ नथिंग बट इनर प्रोडक्ट। अभी हमने बताया बड़ी क्लास में डॉट प्रोडक्ट को इनर प्रोडक्ट बोल देते हैं, तो इसका मतलब इनर प्रोडक्ट जीरो हो रहा होगा। तो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम क्या बोल देते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स को हम थोड़ा सा फैंसी नाम दे देते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। सो टू वेक्टर्स u and v in R3 are said to be orthogonal if their dot product is zero, which means their inner product is zero. So if two vectors inner product is zero, they are perpendicular to each other or they are orthogonal to each other. They are the same thing. ठीक है, दोनों चीज़ क्या है, इंटरचेंजेबल है, परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल। तो ऐसे ही फंक्शंस में बात करेंगे। हमने फंक्शन को एज ए वेक्टर मान लिया, फंक्शंस एज वेक्टर, तो इनर एफ और जी बिलोंग करे क्लोज इंटरवल ए बी में, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ और जी क्लोज इंटरवल ए बी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स है। तो ये आप सेटिस्फाई देख सकते हो, जो इनर प्रोडक्ट था ना, जो मैंने थोड़ी सी कंडीशन लिखाई थी कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ कोमा में एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एफ बिलोंग। ठीक है, और इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ कोमा में एफ इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एफ इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए जो इनर प्रोडक्ट की है। ठीक है, नहीं भी आ रहा है तो मान लो भी। ठीक है, तो वंस वी हैव डिफाइंड इनर प्रोडक्ट, देन वी कैन डिफाइन द लेंथ ऑफ अ वेक्टर। लेंथ ऑफ अ वेक्टर इज स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट। ठीक है, सो इफ एंड इट इज़ ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन। लेंथ ऑफ ए वेक्टर की बात करते हैं हम, और इनर प्रोडक्ट हम दो किसी भी फंक्शंस की जो वेक्टर्स हैं उनकी बात कर सकते हैं। वो सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ऑर्थोगोनल फंक्शंस की डेफिनेशन है, f1x एंड f2x आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल ऑन एन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी इफ देयर इनर प्रोडक्ट इज ज़ीरो। ठीक है, ऑर्थोगोनल का मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो होना, मतलब कि इनर प्रोडक्ट इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, सो इट इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो इसका मतलब कि एफ और जी, ठीक है, आर ऑर्थोगोनल, एफ एंड जी टू फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, एफ एंड जी are orthogonal on closed interval AB if their inner product dot product is zero। इनर प्रोडक्ट क्या डिफाइन किया था फंक्शंस में हमने, इंटीग्रल a टू b एफ एक्स इंटू में जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इनर प्रोडक्ट डिफाइन हो गया तो हम नॉर्म भी डिफाइन कर सकते हैं, लेंथ ऑफ ए वेक्टर। लेंथ ऑफ ए वेक्टर मतलब कि लेंथ ऑफ ए फंक्शन
क्योंकि फंक्शन को हम वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ए फंक्शन मीन्स नॉर्म ऑफ एफ विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ कॉमा एफ विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स। और नॉर्म ऑफ एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ कॉमा एफ, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दो तो आपने ये पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल सेट। ऑर्थोगोनल सेट का तो दो फंक्शंस कब ऑर्थोगोनल है ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि कोई सेट को हम कब ऑर्थोगोनल बोलते हैं। तो कोई सेट है मेरे पास, ठीक है, जैसे कि सेट ऑफ फंक्शंस है फाई नॉट एक्स, फाई वन एक्स, फाई टू एक्स, डॉट 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 डॉट, ठीक है। सो दिस सेट, इसको एस का नाम एस बोल देता हूँ मैं। दिस सेट एस इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल अगर फॉर ऑल m नॉट इक्वल टू n, ठीक है। इनमें मैं कोई भी दो डिस्टिंक्ट उठा लूँ, इस सेट में कोई भी दो डिस्टिंक्ट वेक्टर्स उठा लूँ या फंक्शंस उठा लूँ, तो इनका इनर प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, फाइव एम एक्स फाइव एन एक्स, इनका इनर प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब कि डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब डॉट प्रोडक्ट इज नथिंग बट इनर प्रोडक्ट, तो इनर प्रोडक्ट इज 0, ठीक है। और कोई सेट को मैं कब बोलता हूँ ऑर्थोगोनल सेट, अगर उसमें से कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट उठाऊँ तो उनका इनर प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, ठीक है। मान लो कि मैंने ये उठा लिया फाई टू विद फाई टू इटसेल्फ, तो हो सकता है उनका इनर प्रोडक्ट 0 ना आए, ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने डिस्टिंक्ट बोले हैं। इस सेट में दो डिस्टिंक्ट फंक्शंस उठा रहे हैं और अगर मैं दोनों सेम ही फंक्शन उठा दूँ तो उनका इनर प्रोडक्ट निकालूँ तो हो सकता है वो 0 ना आए। उसको हम बोल देते हैं, वो 0 नहीं आएगा तो मतलब कि नॉर्म ऑफ एफ स्क्वायर 0 नहीं आ रहा है या फाई एन स्क्वायर 0 नहीं आ रहा है, मतलब कि नॉर्म ऑफ फाई एन 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो विद इटसेल्फ ऑर्थोगोनल हो कोई ऐसा नहीं है, बट डिस्टिंक्ट जो एलिमेंट है सेट में वो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, इनर प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल m नॉट इक्वल टू n, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो वही लिखा हुआ है, दिस सेट फाई नॉट एक्स फाई वन एक्स डॉट 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 आर ऑर्थोगोनल इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल ऑन एन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी अगर देयर इनर प्रोडक्ट फाई एम एक्स कॉमा में फाई एन ए टू बी फाई एम एक्स फाई एन एक्स डी एक्स, यही इनर प्रोडक्ट होता है फंक्शन का, इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल m नॉट इक्वल टू n, ठीक है। तो ये जो सेट है R3 में, अगर मैं ये आई जे के वेक्टर ले लूँ, यूनिट वेक्टर्स होते हैं हमें पता है कि आई जे के, तो इसमें से कोई भी दो वेक्टर उठाऊंगा, उनका डॉट करोगे आई डॉट जे, क्या आएगा, आई क्या है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, तो 1 0 0 है, ये 0 1 0 है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे वो 0 ही आ जाएगा। तो दे आर इनका परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स आई जे के। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं आई 1 0 0 R3 में तो 3 कंपोनेंट होंगे, तो कंपोनेंट में हम लिख देते हैं 1 0 0, दूसरे में 0 1 0, के में आई वेक्टर ये है मेरा, आई जे वेक्टर ये है, के वेक्टर ये R3 में, तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी दो वेक्टर उठाओगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 आएगा, कोई भी दो डिस्टिंक्ट उठा लो और इनके आपस में डॉट प्रोडक्ट करोगे, इनर प्रोडक्ट करोगे तो वो 0 नहीं आएगा, ठीक है। इनर प्रोडक्ट करोगे ना आई कोमा में जे, आई कोमा में के,
ठीक है, जे के कॉमा में आई सब क्या आएंगे, जीरो आएंगे। इनर प्रोडक्ट जीरो आ रहे हैं तो दिस सेट इज़ ऑर्थोगोनल, ठीक है। और दिस सेट इज़ ऑर्थोनॉर्मल आल्सो। ऑर्थोनॉर्मल क्या होता है वो भी बताएंगे। सो और इसकी डायमेंशन कितनी है, 3 है। R3 की डायमेंशन भी 3 होती है। तो दिस इज़ ए ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगा तो कोई भी वेक्टर्स इन R3 कैन बी रिटन एज ए u1i प्लस u2j प्लस u3k या c1i प्लस c2j प्लस c3k वे ci's आर स्केलर्स, रियल नंबर्स, सम रियल नंबर्स। देख लो आप कोई भी वेक्टर उठा लो 1 2 3 इन R3 तो इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। c1 को 1 ले लो, 1i प्लस 2j प्लस 3k, सो लिख सकते हैं। कोई भी वेक्टर ले लो आप एक्स वाई जेड इन R3 एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसको ऐसे तो लिखते हैं, ठीक है। तो ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है ये भी बताएंगे। जैसे कि मैंने ये वेक्टर्स ले लिए, ठीक है। ऑर्थोनॉर्मल सेट जो होता है ना वो ऑर्थोगोनल सेट तो होता ही होता है। साथ में क्या होता है उसमें कि इनर प्रोडक्ट अगर मैं इटसेल्फ लेता हूँ कोई भी वेक्टर का या नॉर्म निकालता हूँ या इनर प्रोडक्ट इटसेल्फ लेता हूँ तो वो 1 आता है, ठीक है। ऑर्थोगोनैलिटी में हम पहले पढ़ चुके, 2 वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल इफ देयर इनर प्रोडक्ट इज 0। 2 वेक्टर्स आर ऑर्थोनॉर्मल इफ दे आर ऑर्थोगोनल एंड their inner product with itself is 1, that is 2 वेक्टर्स क्या है, ये सेट v1 कोमा में v2 दो एलिमेंट ले लिए, मान ली v1 v2 R3 में, तो ये सेट को मैं बोलूँगा ऑर्थोनॉर्मल। अगर ये ऑर्थोगोनल सेट होगा मतलब कि i नॉट इक्वल टू j m, मतलब कि दो ही इस सेट में 2 ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ना, तो इनका इनर प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, ठीक है। और v1 का इनर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ ये क्या आना चाहिए 1, और v2 का इनर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ 1 आना चाहिए। और अगर v1 का इनर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ 1 आ रहा है इसका मतलब नॉर्म ऑफ v1 स्क्वायर 1 आ रहा है, मतलब कि v1 का नॉर्म 1 आ रहा है। नॉर्म मतलब कि लेंथ या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर वो 1 आ रहा है, मतलब कि लेंथ वेक्टर की क्या आ रही है, यूनिट आ रही है। यूनिट वेक्टर जब भी बोलते हैं आई जे के आर यूनिट वेक्टर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर सेटिस्फाइज दिस रिलेशन वी आई कॉमा वी जे इज डेल्टा आई जे, वेर डेल्टा आई जे क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन। क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन की खासियत क्या होती है, डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 1 इफ आई इज इक्वल टू जे और 0 अदरवाइज। तो अगर आई जे के बराबर नहीं हुआ तो इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, आई और जे बराबर है तो इनर प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, मतलब कि आई जे बराबर हुए तो नॉर्म ऑफ वी आई स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सेट क्या हो जाएगा, ऑर्थोनॉर्मल सेट हो जाएगा। इसमें 2 वेक्टर्स के लिए बताएं। इन जनरल अगर n वेक्टर्स हो, n वेक्टर्स फाई नॉट एक्स, अब फंक्शंस की बात कर रहे हैं, फाई 1 एक्स ये सेट है मेरा फंक्शंस का, R3 में नहीं है, ठीक है। वेक्टर्स, अब फंक्शंस को हम वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं, विद इनर प्रोडक्ट नॉर्म है सब है। तो ये सेट ऐसा है, सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल इफ दिस सेट इज ऑर्थोगोनल एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई आई विद इटसेल्फ, ठीक है। कोई भी फंक्शन ले रहा हूँ विद इटसेल्फ इज इक्वल टू 1, डेट इज वेक्टर्स हैव लेंथ 1, इनर प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो मतलब कि नॉर्म क्या होती है, लेंथ। तो नॉर्म ऑफ फाई आई लेंथ ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। नॉर्म इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, तो कोई भी n ले लेता हूँ मैं, फाई n, नॉर्म ऑफ फाई n इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई आई कोमा फाई एन कोमा फाई एन, और ये इनर प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो मतलब कि नॉर्म ऑफ फाई एन इज इक्वल टू 1,
फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन जीरो। जीरो क्यों बोला? क्योंकि 5 नोट से स्टार्ट हो रहा है, 5 नोट एक्स, 5 1 एक्स, 5 2 एक्स, तो कोई भी इन्होंने दो डिस्टिंक्ट उठा ली, इनका इनर प्रोडक्ट तो जीरो आना चाहिए। दे आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल एंड लेंथ ऑफ ईच वेक्टर, ये नॉर्म ऑफ ईच वेक्टर इट्स 1। ठीक है, तो अगर मुझे कोई भी ऑर्थोगोनल सेट दे दिया जाए तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ? नॉर्मलाइज कर सकता हूँ, उसकी लेंथ 1 बना सकता हूँ। कैसे? जैसे कि मैंने R3 में कोई वेक्टर ले लिया, ठीक है, 1/2i210, ठीक है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 1 + 0 विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 5। मैग्नीट्यूड मतलब नॉर्म ऑफ वेक्टर क्या आ गया? √5। अगर मैं इस वेक्टर को u डिवाइड कर दूं इस नंबर से, नॉर्म ऑफ उसके वेक्टर की लेंथ से, ठीक है, अगर वेक्टर नॉन जीरो है तो लेंथ भी नॉन जीरो ही होगी, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा फिर, मतलब इसकी जो लेंथ आएगी वो 1 आएगी। ठीक है, देख सकते हैं ना, कोई भी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं? उसकी लेंथ से डिवाइड करके। यूनिट वेक्टर का मतलब नॉर्म 1 कर रहे हैं, उस वेक्टर की लेंथ 1 कर रहे हैं। किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाते हैं मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड 1 करते हैं हम, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 करते हैं मतलब नॉर्म 1 करते हैं, तो हम उसके कोई नॉन ज़ीरो वेक्टर है तो इट कैन बी नॉर्मलाइज, मतलब इट कैन बी एनी नॉन ज़ीरो वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं? यूनिट वेक्टर में बना सकते हैं। अगर कोई नॉन ज़ीरो है तो ऐसी कोई नॉन ज़ीरो फंक्शन है तो हम उसको यूनिट वेक्टर में बना सकते हैं। तो एवरी सेट ऑफ नॉन ज़ीरो फंक्शंस कैन बी मेड, एवरी ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन ज़ीरो फंक्शंस कैन बी मेड इनटू ऑर्थोनॉर्मल सेट। ठीक है, बस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला, हम अभी ये वाला केस लेके चल रहे हैं। ठीक है, फॉर रियल फंक्शंस ओवर डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी, एफ और जी का इनर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज ए टू बी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हो ओवर डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन मतलब कि एफ एंड जी आर फंक्शन हु डोमेन इज क्लोज इंटरवल ए बी बट देयर रेंज इज अ सबसेट ऑफ सी। F and G are complex valued function defined in closed interval a b, then their inner product is defined as integral a to b fx into में gx का बार dx। gx जो होगा c में होगा ना, तो उसमें हमने क्या ले लिया? उस पर बार ले लिया, बार का मतलब कॉन्जुगेट ले लिया। ठीक है, और हम वेट फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। कैन ऐड नॉन नेगेटिव वेट फंक्शन, नॉन नेगेटिव मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स जी एक्स डब्ल्यू एक्स डी एक्स। तो इनर प्रोडक्ट है ऑफ एफ एंड जी का विद रिस्पेक्ट टू द वेट फंक्शन w, एंड वेट फंक्शन क्या होता है? नॉन नेगेटिव। हमें वेट क्यों ऐड कर रहे हैं? इसका भी कोई ना कोई लॉजिक तो होगा। ठीक है, नॉन नेगेटिव फंक्शन को हम ऐड कर दे हैं। ठीक है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ और जी विद रिस्पेक्ट टू द वेट फंक्शन 0, वेट फंक्शन इज नॉन नेगेटिव इज इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू वेट फंक्शन डब्ल्यू एक्स डी एक्स, एंड डब्ल्यू एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो हिल्बर्ट स्पेस के बारे में एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। एन इनर प्रोडक्ट स्पेस दैट इज कंप्लीट रिस्पेक्ट टू द इंड्यूस्ड नॉर्म इज कॉल्ड हिल्बर्ट स्पेस। नहीं समझ में आ रहा तो कुछ नहीं होता। इन्फिनाइट डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस जो होता है वो हिल्बर्ट स्पेस होता है, जो हमने भी R3 पढ़ा ना, इस पर इट इज़ कंप्लीट, सो इट इज़ ए कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस, सो R3 इज़ ए हिल्बर्ट स्पेस, जो अभी हम पढ़ रहे थे। ठीक है,
इनर प्रोडक्ट डिफाइंस डिस्टेंस एंड एंगल्स। इनर प्रोडक्ट से हमें डिस्टेंस और एंगल्स निकलते हैं। डिस्टेंस मतलब कि नॉर्म, और एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ए डॉट बी हम पढ़ते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। ठीक है, और हिल्बर्ट स्पेस आर द सबसेट ऑफ बनाक स्पेस। सो बनाक स्पेस है तो ज़रूरी नहीं कि हिल्बर्ट स्पेस हो, पर हिल्बर्ट स्पेस बनाक स्पेस तो होता ही होता है। ठीक है, अब क्या है इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, ये हमने डिफाइन कर ही दिया था, दोबारा से डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन इनर प्रोडक्ट, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ये हम बता चुके हैं। स्केलर है मतलब कि दिस इज ए रियल नंबर, स्केलर क्वांटिटी है। और इनर प्रोडक्ट ऑफ वी आई कोमा में वी जे इज इक्वल विल बी ए रियल नंबर फॉर रियल स्पेसेस सच दैट दिस इज लीनियर इन दिस inner product of vi plus vj comma vk, inner product is vi vk plus vj vk। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, अभी हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस तो मे बी दिस विल बी यूजफुल। ठीक है, अल्फ़ा वी आई कोमा वी जे का इनर प्रोडक्ट इज अल्फ़ा टाइम्स या ए टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ वी आई वी जे, और इन दोनों को हम कंबाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को, इस प्रॉपर्टी को कहीं कहीं बुक में कंबाइन लिखा होता है, और वो कंबाइन कैसे लिखा होता है ये आप सर्च करना। ठीक है, डू इट योरसेल्फ। अब क्या होता है इनर प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ वी आई वी जे सेम एज वी जे वी आई अगर रियल है, नहीं तो इसमें बार लग जाता है। ठीक है, अब इनर प्रोडक्ट तो स्केलर क्वांटिटी है, रियल नंबर है तो इनमें बार भी बराबर ही होंगे। और इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कोमा वी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली वी इक्वल टू जीरो। तो इनर प्रोडक्ट की क्या होती है, इनर प्रोडक्ट इज ए फंक्शन फ्रॉम में अगर डेफिनेशन दूँ वी क्रॉस वी टू आर वेयर वी इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर आर, वी इज़ ए रियल वेक्टर स्पेस। ठीक है, फील्ड आर है मतलब कि अल्फ़ा आर में तो अल्फ़ा वी भी जो होगा वो वी में होगा। ठीक है, वेक्टर स्पेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा में यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वी, इन इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा में यू इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ यू इक्वल टू जीरो। और u और v में दो वेक्टर ले रहा हूँ, अगर वो डिफरेंट है तब इनका इनर प्रोडक्ट कैन बी जीरो। ठीक है, इनर प्रोडक्ट जीरो है मतलब कि डॉट प्रोडक्ट जीरो है, वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है, वेक्टर्स में ऑर्थोगोनल की बात करते हैं तो दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, लेकिन अगर मैं सेम वेक्टर ले लूँ तो उनका इनर प्रोडक्ट तभी जीरो हो सकता है जब वेक्टर मेरा जीरो हो। ठीक है, क्योंकि इनर प्रोडक्ट विद द सेम वेक्टर इटसेल्फ इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ द वेक्टर। लेंथ ऑफ द वेक्टर कभी भी नॉन नेगेटिव ही रहेगी, जीरो नहीं हो सकती, जीरो हो तभी होगी जब वेक्टर जीरो होगा इटसेल्फ। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखो कि जीरो वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर। ठीक है, कोई भी वेक्टर ले लो ना, R3 में जीरो वेक्टर ले लिया मैंने, u इज इक्वल टू जीरो जीरो जीरो, और v वेक्टर मैंने कोई भी वेक्टर ले लो 1 0 0, तो इनका इनर प्रोडक्ट निकालोगे u और v का जीरो ही तो आएगा। ठीक है, तो जीरो वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर। ऐसे जीरो फंक्शन इज ऑर्थोगोनल टू एवरी फंक्शन। कोई फंक्शन जीरो है तो इनर प्रोडक्ट निकालोगे तो प्रोडक्ट जीरो ही तो बन जाएगा, आइडेंटिकली जीरो है क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स स्पेसिस के लिए क्या होता है, अब v इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर c, तो इनर प्रोडक्ट v इज़ ए फंक्शन फ्रॉम, इसको ऐसे लिखते हैं v। ठीक है, ऐसे, ये इसको बोलते हैं एंगल ब्रैकेट, यहाँ पे कॉमा, मतलब कि दो पैरामीटर लेगा v क्रॉस v टू c। तो इसमें क्या होता है, सेम ही प्रॉपर्टी है, बट क्या होता है इनर प्रोडक्ट ऑफ vi कॉमा में vj इज इक्वल टू
वी जे कॉमा में वी आई, ये तो हमने रियल वेक्टर स्पेस में पढ़ा था, यहाँ पे बार लग जाता है। बार मतलब कॉन्जुगेट, सी वी रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट पता होगा आपको, ठीक है। और सेकंड में क्या होता है ये, अगर सेकंड में कोई ए है, अगर कॉम्प्लेक्स है, अगर कॉम्प्लेक्स स्पेस है, ठीक है, तो क्या होता है ए बार वी आई वी जे हो जाता है, ठीक है। तो इंड्यूसेस ए नॉर्म इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ। नॉर्म ऑफ ए वेक्टर इज स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ। अब हम कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है मैंने, छोटा सा क्वेश्चन है। पहले इवन ऑड फंक्शन पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। एफ एक्स इज सेड टू बी ऑर्डर फंक्शन इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का नेगेटिव, मतलब कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन एफ एक्स इज सेड टू बी एन ऑड फंक्शन and f of minus x is same as f of x, then f x is said to be an even function, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ले लिया f x is equal to x square ऑन क्लोज इंटरवल 0 से लेके 2, तो मैं इस फंक्शन को इवन फंक्शन बोल सकता हूँ क्या? क्योंकि इवन फंक्शन बोलने के लिए अगर कोई भी x उठा रहा हूँ तो 0,2 में, तो माइनस एक्स भी डोमेन में होना चाहिए फंक्शन के। सो दिस फंक्शन इज नॉट एन इवन फंक्शन, ठीक है। और इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिकल होता है अबाउट वाई एक्सिस, और ऑड फंक्शन का ग्राफ होता है वो सिमेट्रिकल होता है अबाउट दी ओरिजिन, ठीक है। तो इवन फंक्शन अगर माइनस ए से लेके ए कोई भी रियल नंबर है, एफ एक्स डी एक्स इज नथिंग बस ट्वाइस ऑफ 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। आप प्रूव भी कर सकते हो, वैसे ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हो। माइनस ए से लेके एफ एक्स डी एक्स, अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो ये क्या हो जाता है, मेरा 0 हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी भी हम यूज़ करेंगे फोरियर सीरीज़ में बहुत, ठीक है। ये यहाँ लिखी हुई है, एफ एक्स इवन है तो माइनस ए से लेके एफ डी एक्स इज ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ऑड है तो माइनस ए से लेके एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स की पावर 5 और माइनस 2 से लेके 2, दिस इज़ एन ऑड फंक्शन, खुद प्रूव करना। तो माइनस 2 से लेके 2 एक्स रेज़्ड टू द पावर 5 डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि x और एक्स स्क्वायर, ये दो फंक्शन जो है वो ऑर्थोगोनल है ऑन माइनस 2 से लेके 2, क्योंकि इन दो फंक्शन का अगर मैं इनर प्रोडक्ट निकालूंगा वो क्या आएगा, इंटीग्रल माइनस 2 से लेके 2 एफ एक्स इंटू जी एक्स, मतलब कि एक्स क्यूब हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, डी एक्स एक्स क्यूब ऑड फंक्शन है माइनस 2 से लेके 2 में, तो इंटीग्रल 0 हो जाएगा, मतलब इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ऑर्थोगोनल ऑन क्लोज इंटरवल माइनस 2 से लेके 2। दिस इज थोड़ा सा एग्जाम्पल, इवन ऑड से भी ऑर्थोगोनलिटी हम चेक कर सकते हैं, मतलब मेरा ये मतलब था, ठीक है। अगर प्रोडक्ट ऑफ इवन फंक्शन क्या होता है, इवन होता है, और प्रोडक्ट ऑफ ऑड फंक्शन ऑड इवन होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड फंक्शन इज आल्सो एन इवन फंक्शन, ठीक है। जैसे कि एक्स एंड, ठीक है, एक्स ऑड है, एक्स स्क्वायर क्या मेरा इवन है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 1 ऑड एंड 1 इवन इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है। ये सब सिंपल है, आप खुद ही प्रूव कर सकते हो ये चीज़। प्रोडक्ट मान लो एच एक्स इज इक्वल टू एफ एन एक्स इंटू एफ टू एक्स, एफ वन और एफ टू दोनों इवन है, तो इनका एच ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करके देख लो क्या आ रहा है, ठीक है। ये सिंपल एक्सरसाइजेस को कर लेना, ठीक है। सम ऑफ 2 इवन फंक्शन इज इवन, सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 इवन फंक्शन इज इवन, एंड सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 ऑड फंक्शन इज ऑड, ठीक है। जैसे कि हमने बात की
एक्स प्लस साइन एक्स भी ऑड है, साइन एक्स भी ऑड है, तो इनका जो सम है ये भी क्या होगा, ऑड होगा। एक्स माइनस साइन एक्स ये भी कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, एक मैंने इसको सही से भी लिखा हुआ है एक जगह। ठीक है, ये सब पढ़ लेना। y is equal to x square on minus x से x is an even function, y is equal to x cube is an odd function on minus a से a। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन इज इवन, ये ट्रांसपोजिशन की तरह होता है। अगर आपने परम्यूटेशन पढ़ी है, ट्रांसपोजिशन एक कोर्स होता है ग्रुप थ्योरी में, उसमें हम परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ते हैं, तो उसमें ट्रांसपोजिशन होती है। प्रोडक्ट ऑफ टू इवन ट्रांसपोजिशन इज इवन, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड ट्रांसपोजिशन इज आल्सो इवन, उसी की तरह होता है। प्रोडक्ट ऑफ वन इवन एंड ऑड फंक्शन इज ऑड, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू इवन फंक्शन इज इवन एंड सम एंड डिफरेंस ऑफ टू ऑड फंक्शन इज ऑड। ठीक है, इसको बस याद रखना, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू इवन फंक्शन इज इवन, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू ऑड फंक्शन इज ऑड। और आपने थोड़ा सा वो पढ़ा होगा, W1 अगर मैंने ले लिया सेट ऑफ ऑल इवन फंक्शंस, और W2 मैंने ले लिया सेट ऑफ ऑल ऑड फंक्शंस। ठीक है, तो W1 एंड W2, क्योंकि सम एंड डिफरेंस हमने बता ही दिया पहले, W1 में f और g मैंने W1 में ले लिए, तो दोनों इवन है, तो उनका सम और डिफरेंस भी इवन होगा, तो दिस इज़ अ सबस्पेस। और अल्फ़ा अगर मैंने कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया तो उससे भी, अगर अल्फ़ा इवन है तो अल्फ़ा W1 भी क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। फर्स्ट बस स्केलर ही तो है, कांस्टेंट ही तो है। ठीक है, सो दिस W1, ऐसे ही W2 में सम एंड डिफरेंस ऑफ ऑड फंक्शन इज ऑड फंक्शन। ठीक है, तो W2 भी सबस्पेस बना देगा, W1 W2 एज सबस्पेसेस। एंड कोई भी फंक्शन अगर मैं f ले लूँ, देन आई कैन राइट f यूनिकली एज सम ऑफ इवन एंड सम ऑफ ऑड फंक्शन। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं हम ये भी बता दूंगा। तो इसका मतलब f कोई भी फंक्शन मैंने ले लिया, देन f कैन बी रिटन एज f1 प्लस f2 एंड f1 बिलोंग्स टू W1 एंड f2 बिलोंग्स टू W2। ठीक है, W1 में है, W2 में, और W1 W2 सबस्पेसेस है, तो W1 प्लस W2 इज आल्सो सबस्पेस। ठीक है, और V जो है वो सेट ऑफ ऑल फंक्शंस है मेरा ऑन R, देन V इज इक्वल टू, देखो तो, और W1 इंटरसेक्शन W2 जीरो आएगा। जीरो फंक्शन जो होता है वो इवन भी होता है और ऑड भी होता है, आप खुद चेक कर सकते हो ये। तो V जो हो जाएगा वो डायरेक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा W1 एंड W2 का। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल फंक्शंस डिफाइंड ऑन R एंड W1 सेट ऑफ ऑल इवन फंक्शंस ऑन R, W2 इज द सेट ऑफ ऑल ऑड फंक्शंस ऑन R, देन V इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। ओके, कैसे लिख सकते हैं आप कोई भी फंक्शन को एज ए सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, ये आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, ट्राई यूर सेल्फ, ये मैं नहीं बता रहा। ठीक है, क्या बता आगे बता दिए। इवन फंक्शन की एग्जांपल ले रहे, कॉस एक्स इवन है आर में, मॉड एक्स इवन है आर में, या माइनस ए से ए में, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर एन अगर एन इवन है तो इवन है। ऑड फंक्शन की एग्जांपल एक्स की पावर एन अगर एन ऑड है, एक्स क्यूब इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, इस ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ठीक है, तो माइनस ए, ये ए, तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, जीरो ही आ जाएगा, सिमेट्रिकल ग्राफ है। ठीक है, साइन एक्स जो है वो भी सिमेट्रिकल है, और ये ऑड फंक्शन है, तो माइनस ए से लेके साइन एक्स डी एक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है,
अब हम कुछ और भी चीज़ें पढ़ेंगे। हमने दो फंक्शन पढ़े थे ना, बाद में पढ़ेंगे कि बेसल फंक्शन जो होते हैं, तो पैरामीट्रिक बेसल इक्वेशन जो होती है ये होती है एक्स स्क्वायर वाई प्राइम प्राइम। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इसका यूज़ है फोरियर सीरीज़ का। तो ये है बेसल इक्वेशन। तो इसके जो सॉल्यूशंस आते हैं ना, वो ऑर्थोगोनल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेट फंक्शन एक्स ऑन द इंटरवल। देख लेना ये और लेजेंडरी फंक्शन जो है ये मुझे भी पढ़ना पड़ेगा अभी। ये बस अभी ऐसे ही देख लो आप, अगर समझ में आ रहा है तो। लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स फंक्शंस जो होते हैं वो भी ऑर्थोगोनल होते हैं, और -1 से लेके 1। ये एंट्रेंस में ऐसे पूछ सकते हैं, लेजेंडरी फंक्शंस ऑर्थोगोनल और -1 से लेके 1 with respect to the weight function px is equal to 1। weight function px is equal to 1। लेजेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं? लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स जो होते हैं ना, विच आर द सॉल्यूशन ऑफ द लेजेंडरी इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं ना, वो लेजेंडरी फंक्शंस होते हैं। ये दिस इज अ लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेट फंक्शन px इज इक्वल टू 1 ऑन द इंटरवल -1 से लेके 1। ठीक है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, फॉर्म्स एन ऑर्थोगोनल सेट। ठीक है, m नॉट इक्वल टू n। ठीक है, द सॉल्यूशंस, इसको लिख भी देता हूँ, ऑफ लेजेंडरी differential equation forms an orthogonal set on the interval -1 से लेके 1। ठीक है, बस ठीक है, बस इतना बहुत है। थोड़ा और पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये मुझे को भी पढ़ना है। फोरियर सीरीज़ का एक और अच्छा यूज़ है कि फोरियर सीरीज़ की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो? सम ऑफ सीरीज़ निकाल सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ऑब्टेन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन -π से लेके पाई। ठीक है, तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालना है मुझे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इन -π से लेके पाई, और इसकी मदद से मुझे डिड्यूस करना है कि समेशन ऑफ 1/n² n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज π²/6। ठीक है, ये तो आपको पता है कि सीरीज समेशन 1/n² इज कन्वर्जन बाय p टेस्ट p इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन बाई 1। ठीक है, p सीरीज टेस्ट होता है। इस सीरीज कन्वर्जेंट तो है, एब्सोल्युटली भी कन्वर्जेंट है, तो ये कन्वर्ज किस सम को कर रही है? तो वो आता है π²/6। ठीक है, सो बाई फोरियर सीरीज एक्सपेंशन की मदद से हम सम ऑफ सीरीज़, कुछ डिफ़िकल्ट सीरीज़ का सम भी निकाल सकते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू evaluate the sum of an infinite series. This series is infinite. This is not a finite series. 50 टर्म हो, 60 टर्म्स हो, दिस इज इन्फिनिट सीरीज। ठीक है, इसकी मदद से अगर आपने ये निकाल दिया ना, और आप ये वाला भी निकाल सकते हैं, ये वाली सीरीज समेशन 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सेम क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस पाई से पाई की फोरियर सीरीज एक्सपेंशन से कुछ वैल्यू हम पुट करेंगे एक्स की, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें ये सीरीज़ का सम मिलता जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम शायद करें, ये क्वेश्चन मुझे बुक में दिखा तो मैंने ले लिया। तो दिस इज़ π²/12। ठीक है, ये सीरीज़ क्या है एक बार देख लो। पहली सीरीज़ जो है वो क्या है, स्क्वायर्स एंड नीचे डिनोमिनेटर में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है हार्मोनिक सीरीज़। दिस वन इज़ हार्मोनिक सीरीज़। ठीक है, व्हाट इज़ हार्मोनिक सीरीज़, ये आप अपने आप से देखना। ठीक है, चेक करना व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए हार्मोनिक सीरीज। AP HP HM, ठीक है, उनमें भी कुछ रिलेशन होता है, इनइक्वालिटी होती है। तो ये सीरीज़ क्या है, 1 + 1/2² + 1/3² + 1/4² प्लस ... दिस इन्फिनिट सम इज π²/6। ठीक है,
डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ओके, और अगर मैंने इसमें क्या किया, अल्टरनेटिंग सीरीज़ ले ली, ये मुझे पता है ना, -1 की पावर n + 1 अपॉन में n स्क्वायर, n गोइंग फ्रॉम, ये बात देख लेता हूँ, 1 से इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिट सीरीज़ का सम होता है π²/12। ठीक है, तो ये कैसी सीरीज़ है, अल्टरनेटिंग सीरीज़ है और ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ठीक है, दिस सीरीज़ है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। कंडीशनली कन्वर्जेंट होती है तो किसी भी सम में हम कन्वर्ज करा सकते हैं इस सीरीज़ को। ठीक है, ये भी आप देखना, कोई सीरीज़ कंडीशनली कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, तो कोई भी सम दो हम उस सीरीज़ को उस तरह कन्वर्ज करा सकते हैं। लेकिन अगर कोई सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, उसका सम यूनिक होगा, तो दिस सीरीज़ है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, सो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट मतलब कि सीरीज़ ए एन इससे टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ए सी इफ समेशन मॉड ए एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इस सीरीज़, ये ध्यान से देखोगे है क्या, ये n को 1 रखोगे तो n 1 ही आ जाएगा, n को 2 रखोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। देखो n अगर इवन हुआ तो n + 1 क्या होगा, ऑड होगा, n अगर ऑड हुआ तो ये इवन होगा, तो पहली टर्म क्या होगी, इवन होगी, तो 1/1 फिर माइनस सेकेंड टर्म नेगेटिव 1/2² प्लस 1/3² माइनस 1/4², ठीक है, प्लस में 1/5², तो ये इन्फिनिट सीरीज़ का सम आता है π²/6। ठीक है, इन दोनों की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, इनको ऐड करेंगे अगर हम, तो क्या होगा, ये कट जाएगा, ऑड वाले बचेंगे खाली, और इसका सम ट्वाइस हो जाएगा, तो 1/1 + 3² प्लस में 1/5², ये जो सम जो आ जाएगा इसका ट्वाइस इज इक्वल टू इनका सम हो जाएगा π²/6 प्लस π²/12, और इसको अभी डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका π²/8। ठीक है, तो ये समेशन जो होता है 1 + 1/3² प्लस 1/5² प्लस 1/7², इसका सम भी आता है π²/8। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2n-1 का होल स्क्वायर n गोइंग फ्रॉम 1 to infinity। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें सी पार्ट यही है, π²/8। तो इन दोनों की मदद से निकाल सकते हैं, या फिर हो सकता है कि फोरियर सीरीज एक्सपेंशन जो हम निकाले x² का -π से π, तो कुछ x की वैल्यू के लिए ये सीरीज जनरेट हो जाए और उसका हमें सम मिल जाए। ठीक है, ऑर्थोगोनल फंक्शंस में चलो और क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं, पीछे पेज में जाते हैं। ये वाले में ये सब हो गया था हमारा कवर। ठीक है, ये सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसको देख लेना आप वीडियो को पॉज करके। x² इवन है, x³ ऑड है, -1 से लेके 1 में, तो जो इनका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ऑड होगा, तो इनका इनर प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब दीज टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, x² एंड x³। वी आर प्राइमरी इंटरेस्टेड इन इन्फिनाइट सीरीज ऑफ ऑर्थोगोनल फंक्शंस। ठीक है, ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है, इसको भी पढ़ लो दोबारा से, मैंने डेफिनेशन खुद से लिखी है, एक बार बुक कहीं से देखा था मैंने, फिर मैंने सोचा टाइप कर लेता हूँ। ए सेट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन φ0x, φ1x, φ0, φ2x इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल ऑन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी अगर देयर इनर प्रोडक्ट इज 0
फॉर ऑल एम नॉट इक्वल टू एन, मतलब कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट सेट में से मैं एलिमेंट उठा लूँ तो इनका इनर प्रोडक्ट जो आना चाहिए और जीरो आना चाहिए। ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल कब होगा? जब इनर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ वन भी आ जाए और इस सेट ऑर्थोगोनल भी हो जाए, साथ में कोई भी फंक्शन मैं लूँ, ठीक है, उसका मैं नॉर्म निकालूँ वो वन आ जाए, तो इस सेट ऑर्थोनॉर्मल भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, सिंपल सा है, आपको शो करना है द सेट 1 cos x cos 2x cos 3x डॉट 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 इज ऑर्थोगोनल ऑन द इंटरवल माइनस पाई से लेके पाई। ठीक है, तो आपका फाई नॉट एक्स 1 है, फाई 1 एक्स, ठीक है, इसको मैं फाई नॉट बोल रहा हूँ, फाई नॉट फंक्शन। ठीक है, डिफाइन फाई नॉट इज ए फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल माइनस पाई से लेके पाई। फाई 1 ये है मेरा, दिस इज माई फाई 2, this is my phi 3। I have to prove that this function is orthogonal on the interval माइनस पाई से लेके पाई। तो अगर मैं इस सेट में से कोई भी दो डिस्टिंक्ट उठाता हूँ तो क्या उठ सकते हैं? या तो फाई नॉट फाई आई टाइप का उठ सकता है, ठीक है, फाई नॉट फाई आई टाइप का उठ सकता है, या वो फाई आई फाई जे टाइप का उठ सकता है, वेयर आई और जे आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, कि ठीक है, तो अगर हमने फाई नॉट एक्स 1 ले लिया और फाई एन एक्स ले लिया कॉस एन एक्स, देन इनका इनर प्रोडक्ट आप कैलकुलेट करोगे, मतलब कि 1 का विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर। ठीक है, म्यूचुअली क्या होने चाहिए? ऑर्थोगोनल होने चाहिए फंक्शंस। तो इनमें से मैंने कोई भी दो डिस्टिंक्ट उठा लिए, उनका इनर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। 1 cos x 1 cos 2x 1 cos 3x cos x cos 2x cos x cos 3x cos x cos 2x cos 5x, ये मुझे प्रूफ करना है। तो अभी ये सेट ऑर्थोगोनल होगा इन द इंटरवल माइनस पाई से लेके पाई। तो दिस इंटीग्रल दिस इज फाई नॉट 1, फाई एन क्या ले लिया? cos n x, ठीक है, 1 और cos n x टाइप का ले लिया मैंने। तो इनका इनर प्रोडक्ट माइनस पाई से पाई निकालोगे तो माइनस पाई से लेके पाई, फाइन एक्स ही बचेगा, फाई नॉट 1 है आइडेंटिकली, फाई एन क्या है? cos n x है। तो इसका इंटीग्रल निकालोगे तो आप क्या बचेगा? cos n x का क्या होगा? साइन n x अपॉन में n, कोफिशिएंट ऑफ n से डिवाइड, माइनस पाई से लेके पाई। साइन n क्या है मेरा? नेचुरल नंबर है, ठीक है, क्योंकि फाई एन फाई 1 फाई 2 फाई 3 में क्या है? cos x cos 2x cos 3x टाइप का है, तो n नेचुरल नंबर है मेरा। ठीक है, तो माइनस पाई से लेके पाई अगर आप कैलकुलेट करोगे साइन एन पाई 0 होता है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई साइन एन पाई 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो नेचुरल नंबर में भी 0 होगा। ठीक है, अब रख के देखना, अगर m और n बराबर नहीं है तो हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, 2 cos a cos b, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है? 2 cos a cos b is cos of a plus b plus cos of a minus b. This formula converts the product of two cosine functions as the sum of two other cosine function. ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू कोसाइन फंक्शन को मैं तोड़ सकता हूँ एज ए सम ऑफ टू अदर कोसाइन फंक्शंस। फॉर एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल आप खुद ट्राई करना, 2 cos a cos b cos ऑफ a प्लस b, ये a 2x है, ये 2y है, तो a प्लस बी 2x प्लस 2y प्लस cos a माइनस बी 2x माइनस में 2y, 2 cos x बाई 2 cos y बाई 2 इज इक्वल टू cos ऑफ a x बाई 2 प्लस y बाई 2 प्लस में cos ऑफ x बाई 2 माइनस y बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आता कहाँ से है? cos a प्लस बी और cos a माइनस बी को एक्सपेंड करोगे तो यू विल गेट 2 cos a cos b। तो अगर m और n बराबर नहीं है, ठीक है, ये सेट था मेरा s। एक क्वेश्चन ढंग से कर लो, फिर दूसरा क्वेश्चन जो है वो इसी तरह के होंगे, मैं और बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के। 1 cos x cos 2x cos 3x cos 4x, आई हैव टू प्रूव दैट दिस सेट इज ऑर्थोगोनल ऑन माइनस पाई से लेके पाई। ध्यान से देखोगे इस इंटरवल की लेंथ कितनी है? 2 पाई है। दिस इज ए टू इंटरवल ऑफ लेंथ, तो 2 पाई।
ठीक है। तो अब हमने क्या ले लिया, दो कोई डिस्टिंक्ट उठा लिए, तो इस टाइप के भी हो सकते हैं ये। फाई एन इज इक्वल टू कॉस एम ले लिया, कॉस एम एक्स, और फाई एन इज इक्वल टू कॉस एन एक्स, ठीक है। फाई एन एक्स इज इक्वल टू कॉस एम एक्स, फाई एन एक्स इज इक्वल टू कॉस एन एक्स। इस टाइप के भी दो डिस्टिंक्ट उठा सकते हैं। तो इनका इनर प्रोडक्ट निकालो, फाई एम कोमा में फाई एन, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल माइनस पाई से लेके पाई कॉस एम एक्स इंटू में कॉस एन एक्स। अभी हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट ऑफ टू कोसाइन फंक्शन कैन बी, हम इसको तोड़ सकते हैं एज ए सम ऑफ टू कोसाइन फंक्शन, ठीक है। तो टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाना, 1/2 वहाँ निकाल दिया, तो कॉस एम प्लस एन एक्स प्लस में कॉस एम माइनस में एन एक्स, और माइनस पाई से लेके पाई। अब इंटीग्रेट करोगे तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, साइन, तो साइन एम प्लस एन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा मेरा प्लस में साइन एम माइनस में एन एक्स अपॉन में एम माइनस एन, कोफिशिएंट भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आप स्टेप्स खुद से कर सकते हो। टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा के इसको ऐसे तोड़ दिया, 1/2। चलो एक क्वेश्चन में कर देता हूँ, फिर मैं इसके आपके बताऊँगा कि कोई भी इंटरवल ले लो लेंथ 2 पाई का, ये सेट ऑर्थोगोनली आने वाला है, ठीक है। इनफैक्ट अगर माइनस पाई से लेके, मैं पाई में नहीं बोलता इस इंटरवल में, ये सेट ऑर्थोगोनल है माइनस पाई से लेके पाई में। इनफैक्ट ये सेट ऑर्थोगोनल है 0 से लेके 2 पाई में भी, क्योंकि इस इंटरवल की अगर लेंथ कैलकुलेट करोगे, इंटरवल की लेंथ क्या होती है, एक क्लोज इंटरवल ए बी इंटरवल है, तो इसकी लेंथ होती है बी माइनस ए, या मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो इसकी लेंथ कितनी है, 0 से 2 पाई, इसकी इंटरवल की लेंथ 2 पाई है। इधर माइनस पाई से लेके पाई, इस इंटरवल की लेंथ भी क्या है, 2 पाई है, ठीक है। इनफैक्ट कोई भी रियल नंबर ले लो, c प्लस 2 पाई से लेके c माइनस 2 पाई से लेके c प्लस 2 पाई, c कोई भी रियल नंबर है, तो ये जो सेट होगा 1 cos x cos 2x cos 3x इज ऑर्थोगोनल ऑन दिस फॉर एनी c बिलोंग्स टू r। c को 0 ले लोगे, ठीक है। कुछ गलती बोल दी मैंने, देखो इस लेंथ, इसकी इंटरवल की लेंथ 4 पाई हो जाएगी, तो c माइनस पाई से लेके c प्लस पाई, ठीक है, कुछ गलती हो गई। अब इसकी लेंथ निकालोगे तो 2 पाई हो जाएगी। अगर मैं c को 0 ले लूँ तो माइनस पाई से पाई हो जाएगा, c को अगर मैं पाई ले लूँ तो 0 से 2 पाई हो जाएगा। तो कोई भी c ले लो r में, ठीक है। s इज इक्वल टू 1 cos x cos 2x cos 3x c dot dot dot, this set is orthogonal on any interval of length 2 pi, on any interval of length 2 pi, ठीक है। दिस इज एन मोर जनरल रिजल्ट, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम कर रहे थे, तो यहाँ पे आप खुद भी कर सकते हो, साइन ऑफ m प्लस एन एक्स अपॉन में m प्लस एन, अब इसका इंटीग्रेशन निकालोगे, प्लस में साइन ऑफ m माइनस एन एक्स अपॉन में m माइनस एन एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स से साइन एक्स, माइनस पाई से लेके पाई, और मुझे गिवन है कि m इज़ नॉट इक्वल टू n, m और n बराबर नहीं है, ठीक है। कॉस x कॉस 2x कॉस 5x कॉस 9x इस टाइप का है, ठीक है। तो m और n बराबर नहीं है, तो ये डिनोमिनेटर तो नॉन जीरो होगा, ठीक है। ये है इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई m कोमा में फाई n, वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर एंड दे आर नॉट इक्वल। अगर इनका इनर प्रोडक्ट 0 हो जाए तो सेट ऑर्थोगोनल हो जाता है, ठीक है। कोई भी डिसजॉइंट एलिमेंट उठा लो सेट में से, इनर प्रोडक्ट 0 हो जाए, तो अब m और n क्या है, मेरे नेचुरल नंबर, इनका सम भी नेचुरल नंबर होगा। और ये अगर पाई रखूँगा तो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा, तो 0 दे देगा मुझे, और m माइनस एन जो है n के इक्वल नहीं है, तो ये जो भी होगा m माइनस एन, m और n नेचुरल नंबर है, तो इनका डिफरेंस जो होगा वो नेचुरल नंबर है, ज़रूरी नहीं है, इंटीजर होगा। और इसमें मैं पाई रखूँगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, साइन ऑफ n पाई क्या होता है, 0 होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z,
तो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई ही आएगा ना, तो ये ज़ीरो, सिमिलरली माइनस पाई रखोगे तभी भी ज़ीरो हो जाएगा, तो दिस थिंग विल बी ज़ीरो। सो इस सेट में मैंने कोई भी दो एलिमेंट उठा लिए, 1 cos x cos 2x cos 3x, तो दिस सेट इज़ ऑर्थोगोनल ऑन, हमने ये प्रूव किया अभी, ऑन माइनस पाई से लेके पाई। यू आर का होमवर्क है 0 से लेके 2 पाई, फिर आप करना c से लेके c माइनस पाई से लेके c प्लस पाई क्लोज इंटरवल फॉर एनी c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। डेरिवेशन कैसे होती है, 2 cos a cos b की, यूजिंग दिस फार्मूला cos a प्लस बी एंड cos a माइनस बी, ठीक है। cos a प्लस बी cos a cos b माइनस sin a sin b, ये छोटी सी चीज़ है। cos a माइनस बी cos a cos b प्लस sin a sin b, इनको सम करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 cos a cos b, ओके। तो अगर आप और भी प्रूव कर सकते हो, ये जो सेट है ना, उसको प्रूव करना, प्रूव योर सेल्फ दैट द सेट S इज इक्वल टू 1 sin x sin 2x sin 3x, दिस इन्फिनिट सेट इज ऑर्थोगोनल ऑन माइनस पाई से लेके पाई, ठीक है। इसमें लगाना आप फाई नॉट को 1 और फाई n को ले लिया sin nx, एक केस ये लेना और इन पर दिखा देना 0, फिर फाई n को लेना sin mx एंड फाई m और फाई n को लेना sin nx, ठीक है। फाई m sin mx, फाई n sin nx, m और n नेचुरल में इनका इनर प्रोडक्ट भी दिखा देना 0 और माइनस पाई से लेके पाई। अभी प्रोडक्ट होगा 2 फंक्शन का, तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाना, और 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos ऑफ a माइनस b प्लस में cos ऑफ a प्लस b, ठीक है। प्लस नहीं आएगा या माइनस आएगा, ठीक है। cos ऑफ a माइनस b, फिर माइनस में, ठीक है, माइनस में cos ऑफ a प्लस b, तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये 2 sin a sin b बन जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो आप ये प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने ये दोनों चीज़ प्रूव कर ली तो आप ये चीज़ प्रूव कर सकते हो, जो सेट है ना, इससे बड़ा सेट मैं बना रहा हूँ t इज इक्वल टू, इसको s डैश मान लो, जो पहले माना तो उसे s मान लो, तो s यूनियन s डैश, दिस सेट इज ऑर्थोगोनल ऑन एनी इंटरवल ऑफ लेंथ 2 पाई, ये माइनस पाई से लेके पाई, ठीक है। अब हम नॉर्म भी निकाल सकते हैं इसमें। नॉर्म क्या हो जाएगी, अगर फाई नॉट क्या था मेरा 1 था, एग्जाम्पल 1 जो है मेरा ऐसा है, इसमें ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, 1 cos x cos 2x cos 3x, ये कोसाइन फंक्शन है। तो फाई नॉट क्या है, 1 है, तो फाई नॉट का नॉर्म का स्क्वायर जो होगा इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई नॉट कमा फाई नॉट, मतलब इसका इनर प्रोडक्ट विद इट सेल्फ निकाल रहा हूँ, तो ये माइनस पाई से लेके पाई dx हो जाएगा, तो ये 2 पाई आ जाएगा। तो नॉर्म ऑफ फाई नॉट क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई। और कोई भी फाई n निकालोगे ना, इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई n कोमा में फाई n, मतलब कि इनर प्रोडक्ट ऑफ माइनस पाई से लेके पाई, ठीक है, cos nx cos mx dx, ये जो क्या आ जाएगा, इसको निकालोगे अगर आप, द इनर प्रोडक्ट ऑफ कोई भी cos x cos 2x या cos 2x cos 3x और माइनस पाई से लेके पाई, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा इनर प्रोडक्ट, जो इनर प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, नॉर्म का स्क्वायर होता है, तो ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पाई, तो नॉर्म ऑफ फाई एन का स्क्वायर आ गया पाई, तो नॉर्म ऑफ फाई एन इज इक्वल टू रूट पाई,
तो ये आप निकाल सकते हो। फाई नॉट का नॉर्म तो स्क्वायर रूट और 2 पाई आ गया, और कोई भी फंक्शन मैंने ये ले लिया cos x ले लिया, इसका नॉर्म क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ पाई, और इनर प्रोडक्ट आ गया विद इटसेल्फ इज पाई। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, देख सकते हो अगर आप, ये काम आ जाए आपके, कैसे फॉर्मूला डिराइव होते छोटे मोटे। ठीक है, तो अगर आप ये निकालोगे नॉर्म ऑफ फाई एन का स्क्वायर, ये माइनस पाई से लेके पाई कॉस एन एक्स इंटू कॉस एन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एन एक्स हो जाएगा, फिर एन इज नेचुरल नंबर। ठीक है, 5 1 5 2 5 3 ले रहे हैं, फाई नॉट 1 था, 5 1 5 2 5 3 कॉस एन एक्स टाइप का है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या था 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब इसको निकालोगे आप, तो जो भी निकालोगे आंसर आ जाएगा पाई। तो नॉर्म ऑफ फाइन का स्क्वायर पाई, नॉर्म ऑफ फाइन इज रूट पाई। सो ठीक है, इसको कर लेना आप, वही मैं यहाँ लिखा हुआ है, एनी ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन ज़ीरो फंक्शंस कैन बी नॉर्मलाइज मेड इनटू एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। नॉन ज़ीरो फंक्शन का कोई भी ऑर्थोगोनल सेट हो उसको हम ऑर्थोनॉर्मल सेट में बदल सकते हैं। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल सेट ये रहा आपका। ठीक है, दिस सेट आर ऑर्थोनो इज सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी अगर दे आर, इफ दिस सेट इज ऑर्थोगोनल एंड नॉर्म ऑफ ईच वेक्टर इज 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n यूनियन 0। ठीक है, सबकी नॉर्म 1 होनी चाहिए, द इनर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ 1 होना चाहिए, और कोई और ले लिया तो 0 होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई आई कॉमा में फाई जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे, देन दैट्स, ठीक है, फॉर ऑल आई एन जे, देन द सेट फाई आई, ठीक है, दिस इन्फिनिट सेट एस इज इक्वल टू फाई इज सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल। डेल्टा इज क्रोनिकल डेल्टा, है पहले बता दिया था मैंने, क्रोनिकल डेल्टा क्या होता है अपने आप सर्च कर लेना। अब आपने ये निकाल दिया था ना, अब आप ये निकाल सकते हो द ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑन द इंटरवल माइनस पाई से पाई इस, जो हमने एग्जांपल किया था 1 cos x cos 2x। so this set is an orthogonal set on माइनस पाई से लेके पाई, ये हमने प्रूव किया था। अब हम नॉर्म निकाली थी, इसकी नॉर्म क्या आई थी, पहले फंक्शन क्या आई थी स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई, इसकी आई थी स्क्वायर रूट ऑफ पाई, इसकी आई थी स्क्वायर रूट ऑफ पाई, बाकी सबकी स्क्वायर रूट ऑफ पाई आई थी। अगर इस नॉन ज़ीरो वेक्टर्स को मैंने इसकी लेंथ से डिवाइड कर दिया तो ये जो सेट बनेगा ये क्या बनेगा, ऑर्थोनॉर्मल सेट बनेगा और माइनस पाई से लेके पाई। ऑर्थोनॉर्मल है, ठीक है, ऑर्थोगोनल तो था ही, ऑर्थोनॉर्मल भी है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये सेट दे दे 1/1 में स्क्वायर रूट 2 पाई cos x अपन में रूट पाई cos 2x अपन में स्क्वायर रूट ऑफ पाई। ठीक है, इज ऑर्थोगोनल माइनस पाई से पाई एंड आल्सो ऑर्थोनॉर्मल ऑन माइनस पाई से लेके पाई। नॉर्म से डिवाइड कर दिया हमने, ध्यान दो। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था ना यूनियन टी, तो यूनियन टी अगर मैंने बोला था टी इज इक्वल टू एस यूनियन एस प्राइम। एस प्राइम क्या है, ये तो है ही, साथ में एस यूनियन एस प्राइम है। एस तो मेरा यही था 1 cos x cos 2x दिस सेट, एस प्राइम है मेरा साइन x साइन 2x साइन 3x ये सब। तो इनका जो यूनियन होगा, डिसजॉइंट है, तो इनका जो यूनियन होगा पूरा का पूरा वो भी क्या होगा, ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा माइनस पाई से लेके पाई। ठीक है, ये आप प्रूफ करना। तो इसमें आपको क्या प्रूफ करना रह गया, एस तो ऑर्थोनॉर्मल है, एस डैश ऑर्थोनॉर्मल है माइनस पाई से लेके पाई, ये आप प्रूफ कर लोगे। फिर आप कोई वेक्टर लेना है एस में और एस डैश में से, क्योंकि डिसजॉइंट है ये, इसमें दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो आपको इस सेट में कोई भी दो अलग अलग वेक्टर लेने, तो एक एस में से ले लेना, एक एस डैश में से ले लेना। तो वो क्या बनेगा, cos mx इंटू में cos nx dx माइनस पाई से लेके पाई, साइन आएगा एक जगह, एक एस में तो cos mx टाइप के थे, साइन ये है nx टाइप का। तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा 0 फॉर ऑल m कोमा में n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, दिस विल बी इन दिस इनर प्रोडक्ट इज
0, और बाकी जितना भी वेक्टर आएंगे 1 को छोड़ के उसका जो इनर प्रोडक्ट आएगा विद इट सेल्फ इट्स पाई, और नॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई आएगी। खुद कैलकुलेट कर लेना, नहीं तो मैं एक बताऊंगा सॉफ्टवेयर आपको। गूगल में क्या करना, लिखना वुल्फ्राइम मैथमेटिका, ठीक है, वुल्फ्राइम मैथमेटिका सॉफ्टवेयर है, गूगल में आप लिखोगे वुल्फ्राइम डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेटर, ठीक है। ये सारे कैलकुलेटर आपको कैलकुलेशन खुद ही करके दे देगा। मैं एक डेमो दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखना है वुल्फ्राइम डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेटर। सबसे पहले में चले जाना, आपको दिख रहा होगा, आई होप, थोड़ा सा जूम कर दिया। इस वाले में चले जाना, जो मैंने बात की है वो देखना आप, साइन स्क्वायर, ठीक है, इसको भी जूम कर दिया। साइन स्क्वायर नॉर्म ऑफ फाई एन का स्क्वायर है, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर कर दो, पहला जो सेट था एस, कॉस स्क्वायर एन एक्स, ठीक है। एन को एन ही ले लो, चलो, माइनस पाई से लेके पाई, थोड़ा जूम कर लिया। अब इसको आप क्या करो, एंटर करो, सबमिट करने के बाद ये ओपन विंडो खुलेगी। आपका आंसर कितना आना चाहिए, ये क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ कॉस एन एक्स विद इट सेल्फ, कॉस इनर प्रोडक्ट ऑफ कॉस एन एक्स मतलब नॉर्म ऑफ फाई एन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आता है आपका, जो पाई लेंथ है ना, स्क्वायर रूट ऑफ पाई, ठीक है। लेंथ ऑफ द इंटरवल कितनी होनी चाहिए, 2 पाई होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर आता है स्क्वायर रूट ऑफ पाई, नॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ पाई आती है। इसका इंटीग्रल आएगा माइनस पाई से पाई, पाई देख लो, पाई आएगा, देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2x लिख दिया मैंने, या 3x लिख दिया, कॉस 3x इंटू कॉस 3x होगा, माइनस पाई से लेके पाई, क्या आएगा, पाई आएगा, ठीक है, और नॉर्म रूट पाई आएगा, ठीक है। पाई 3.1416, उसमें थोड़ा सा वो देख सकते हैं, ये ऐसे ऐसे आ रहा है। इनफैक्ट आप कुछ भी कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे 5 लिखो, कॉस स्क्वायर 5x माइनस पाई से पाई, ये भी क्या आएगा, आपका पाई आएगा, ठीक है। इनर प्रोडक्ट है विद इट सेल्फ, वो पाई आता है। अगर यहाँ पे साइन भी लिख दो तभी भी पाई आएगा, 1 रख दोगे तब तो 2 पाई हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो ये भी पाई आ रहा है। इनफैक्ट कुछ भी रखोगे पाई ही आएगा। साइन स्क्वायर 7x 8x 9x माइनस पाई से पाई, इनफैक्ट एनी इंटरवल ऑफ लेंथ पाई। इसका आंसर जो है वो क्या रहने वाला है, पाई ही रहने वाला है, 0 से लेके 2 पाई। इसकी लेंथ कितनी है, इस इंटरवल की लेंथ क्या है, 2 पाई है, तो इसका आंसर पाई ही रहेगा। देख लो, पाई। इनफैक्ट यहाँ पे 7 भी रख दोगे तभी भी पाई रहेगा। ठीक है, कुछ भी रख दो पाई ही रहने वाला है। कॉस रख दो पाई ही रहेगा, नॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ पाई। ठीक है, आप जनरल अपना आप प्रूव करते रहना। और अगर आप निकालोगे cos 7x cos 8x 11x, तो इस इंटरवल की लेंथ क्या है, पाई है, 2 पाई है, 2 पाई होनी चाहिए लेंथ इंटरवल की। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल 0 हो जाएगा, क्यों, ऑर्थोगोनल सेट थे ना, 1 cos x cos 2x, दिस सेट इज ऑर्थोगोनल ऑन 0 ऑन एनी इंटरवल ऑफ लेंथ 2 पाई। ठीक है, ऑन एनी इंटरवल ऑफ लेंथ 2 पाई। ठीक है, मैं पाई ना बोल रहा हूँ गलती से, तो ये इनर प्रोडक्ट क्या आ गया, 0 आ गया। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। मैं एक्सरसाइज दूंगा,
करना। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, आर दीज फंक्शंस ऑर्थोगोनल, तो ये अब चेक कर लेना तो आ जाएगा। ठीक है, जे नॉट इक्वल टू के है तो 0 आ रहा है, जे नॉट इक्वल टू के है तो 0 आ रहा है। ठीक है, ये तो हमेशा ही 0 आ रहा है फॉर ऑल जे के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यस, एंड दीज रिलेशंस आर वैलिड फॉर एनी इंटरवल ऑफ लेंथ 2 पाई। ठीक है, इनफैक्ट ये कोई भी इंटरवल ले लो, लेंथ 2 पाई, -पाई से लेके पाई, इंटरवल की लेंथ 2 पाई है, 0 से लेके 2 पाई कर दो फिर भी सही है। इनफैक्ट सी माइनस पाई से लेके सी प्लस पाई कर दो, सी एनी रियल नंबर, इसकी लेंथ भी क्या होगी 2 पाई होगी, तो इसके लिए भी सही है। ठीक है, and now we know that this is an orthogonal basis, but how can we obtain the coefficient of the basis functions? ठीक है, so this is an orthogonal basis on any interval of length pi, 2 pi, 2 pi, 2 pi, length interval 2 pi। ठीक है, तो वही है एग्जाम्पल नंबर 2, डू इट योरसेल्फ। यहाँ से आप देख सकते हो, प्रूव दैट दिस सेट इज ऑर्थोगोनल और इंटरवल की लेंथ 2 पाई है, हमने भी कर ही दिया था। ठीक है, तो साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगेगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये कैलकुलेशंस है, 2 साइन ए साइन बी क्या कॉस ए माइनस बी माइनस में कॉस ए प्लस बी, पे चेक भी कर लेना फॉर्मूला, आपको पता होंगे, भूल भी गए तो। अब हम वेक्टर एनोलॉजी पढ़ रहे हैं, एक चीज़ हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे अपना चैप्टर। ठीक है, कुछ बुक में ये थ्योरम ऐसे दे रखी है, द फंक्शन इन द ट्रिग्नोमेट्रिक सिस्टम 1। ठीक है, द फंक्शंस इन द ट्रिग्नोमेट्रिक सिस्टम 1 cos x cos 2x cos mx, फिर sin x sin 2x sin nx, ऐसे ऐसे करते चले जा रहा है, और ऑर्थोगोनल ओवर द इंटरवल c से लेके c प्लस 2 पाई। इन अदर वर्ड्स, ठीक है, अभी इस इंटरवल की लेंथ भी क्या है 2 पाई है, मैंने क्या बोला था c माइनस पाई से लेके c प्लस में पाई, तो इसकी इंटरवल की लेंथ निकालोगे c माइनस पाई माइनस में c प्लस पाई, इसका मॉड। ठीक है, तो c कट जाएगा, माइनस में 2 पाई लेंथ ही आएगी। ठीक है, तो इन्होंने c से c प्लस 2 पाई बोल दिया। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, ठीक है, कोई भी इंटरवल ले लो ऑफ लेंथ 2 पाई, दिस सेट इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, इफ mn and r 2 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, देन अगर वो नेचुरल नंबर बराबर नहीं है, इस सेट में अगर कोई भी 2 ले लिया, अगर वो बराबर नहीं है तब तो 0 ही आ रहा है, 0 आ रहा है, देख लो। और ये तो फॉर ऑल m कॉमा में n 0 आ रहा है, कोई भी m और n हो। ठीक है, और m और n अगर बराबर हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो इसका ये क्या आ रहा है, पाई आ जा रहा है, इनर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, ये हमने किया तो था अभी, पाई आ जा रहा है, नॉर्म रूट पाई आ जा रहा है, लेंथ ऑफ इंटरवल 2 पाई है, नॉर्म पाई आ रहा है, रूट पाई आ रहा है, इनर प्रोडक्ट पाई आ रहा है, ये दिस इज इनर प्रोडक्ट। ठीक है, cos mx cos nx, दिस इज इनर प्रोडक्ट ना, इंटीग्रल c से लेके ऑन, दिस इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस फंक्शन ऑन द इंटरवल c से लेके c प्लस 2 पाई। ठीक है, ठीक है, विद इटसेल्फ करेंगे तब तो कुछ और आ जा रहा है, और इसमें क्या m और n बराबर भी हो जाए तब क्या आ जा रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सेट ऑर्थोगोनल तो है। ठीक है, m नॉट इक्वल टू n है तब तो 0 है ही, और फॉर ऑल m n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो अगर m और n बराबर भी हो जाए तभी भी 0 आ रहा है। लेकिन अगर ये ऐसा हो भी जाता है तो फिर इनर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ थोड़ी ना होगा। ठीक है, मतलब डिस्टिंक्ट ही तो होंगे ये, तो ऐसा होना भी ज़रूरी है। ठीक है, फॉर ऑल m and n होना ज़रूरी है इस वाले केस में, क्योंकि डिस्टिंक्ट उठा रहे हैं ना इस सेट में। ठीक है, ये जो सेट है मेरा सिस्टम
दिस इज इन्फानाइट सेट है, 1 cos x cos 2x cos mx ऐसे चलता जा रहा है, sin x sin 2x ये। तो एक पॉसिबिलिटी डिस्टिंक्ट उठाने की, cos x cos sin x, ये cos x sin 5x, cos 2x sin x, ये cos 7x sin 8x। तो डिस्टिंक्ट उठा रहे हैं ना, तो ये तो फॉर ऑल एम एन 0 आना चाहिए ऑर्थोगोनल सेट के लिए। और इसमें ऐसे उठाएंगे 1 cos x 1 cos 2x 1 sin x 1 sin x, इनके इनर प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। और cos x का cos x cos 2x cos x cos 5x, इनका इनर प्रोडक्ट भी 0 आना चाहिए। और sin x sin 2x sin x sin 8x, इनका इनर प्रोडक्ट भी 0 आना चाहिए। अगर n और m बराबर नहीं है तो वो आ रहा है, ठीक है। और इसके लिए फॉर ऑल एम एन आना चाहिए। तो ये दिस सेट इज ऑर्थोगोनल ऑन एनी इंटरवल c से लेके c प्लस 2 पाई वे c इज एनी रियल नंबर एंड नॉट दैट दिस इंटरवल इज ऑफ लेंथ 2 पाई, ठीक है। तो ये मैंने अपने लैंग्वेज में लिख दी है। दिस सेट s इज इक्वल टू 1 यूनियन दिस sin x sin 2x sin 3x यूनियन दिस सेट, इन्फिनिट सेट है, इज ऑर्थोगोनल और एनी इंटरवल ऑफ लेंथ 2 पाई। आल्सो फाई नॉट का नॉर्म जो होगा उसका स्क्वायर, ठीक है, वो 2 पाई आ जाएगा। फाई एन का नॉर्म का स्क्वायर पाई आ जाएगा। लेंथ 2 पाई है, नॉर्म ऑर्थोगोनल है, लेंथ 2 पाई है, कोई भी इंटरवल ले लो लेंथ 2 पाई का, ठीक है। नॉर्म आएगी स्क्वायर रूट ऑफ पाई आएगा अगर, ठीक है, किसी भी फंक्शन इसमें उठा लिया मैंने 1 को छोड़ के, और 1 का आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई, नॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ पाई आएगा, स्क्वायर 2 पाई आएगा, नॉर्म का स्क्वायर ये आ रहा है तो नॉर्म स्क्वायर रूट आएगा ना, ठीक है। अब इसी सेट को हमने थोड़ा सा और क्या कर लिया, जनरलाइज कर दिया। जनरलाइज कैसे कर दिया अब मैं बताता हूँ। अब ये सेट जो है ना, ये उसका भी जनरलाइजेशन है। तो s इज इक्वल टू, ये जो सेट है ना, एनी इंटरवल ऑफ लेंथ 2l, ठीक है, ये l है, आई में समझ लेना, दिस इज l, ठीक है। कोई भी इंटरवल ले लो, एनी इंटरवल ऑफ लेंथ 2l, ये जो सेट होगा 1 कमा में साइन पाई एक्स अपॉन में l, साइन में 2 पाई एक्स अपॉन में l, साइन में 3 पाई एक्स अपॉन में l, दिस इन्फिनिट सेट, ये चलता जा रहा है, इज ऑर्थोगोनल, एस इज ऑर्थोगोनल, ठीक है। नॉर्म निकालोगे अगर फाई नॉट ये है मेरा, तो नॉर्म ऑफ फाई नॉट क्या आ जाएगा मेरा, का स्क्वायर, इनर प्रोडक्ट ऑफ विद इटसेल्फ, इनर प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो इनर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, तो ये नॉर्म का स्क्वायर ही हो जाता है। ये क्या आ जाएगा मेरा 1, इंटरवल की लेंथ 2l है, तो 2l ही आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2l आ जाएगा, ठीक है, 2l आ जाएगा, सो स्क्वायर रूट नहीं, नॉर्म का स्क्वायर 2l आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ 2l आ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्म क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2l, ठीक है। और कोई भी इसके अलावा कोई भी फंक्शन उठा लूँगा, उसका नॉर्म ऑर्थोगोनल तो है, ये आप प्रूव कर लेना, ठीक है। और कोई भी फंक्शन उठाऊंगा उसका नॉर्म, ये फंक्शन है, इसको वेक्टर ट्रीट करें, इसका नॉर्म निकालेंगे लेंथ, तो वो क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ l, लेंथ मतलब नॉर्म, नॉर्म मतलब स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट, ठीक है, दिस इज नॉर्म, लेंथ ऑफ फाई एन एक्स, ये फाई एन मान लिया, फाई नॉट फाई 1 फाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ l फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई एन कॉमा में फाई एन इज इक्वल टू l, ठीक है। अब इसी चीज़ को आप जनरलाइज कर लो, ठीक है। और एनी इंटरवल ऑफ लेंथ 0 से लेके 2l, l को ले लो पाई, तो 0 से लेके 2 पाई, तो ये सेट क्या बनेगा, l को पाई ले लिया साइन x साइन 2x साइन 3x, l को पाई ले लिया तो साइन cos x cos 2x cos 3x, ऐसे करके इन्फिनाइट, तो ये सेट ऑर्थोगोनल होता है। और इसका आंसर क्या होता है, लेंथ ऑफ द इंटरवल के 0 से लेके 2l, l की वैल्यू है पाई,
तो स्क्वायर रूट में 2 पाई आया था एक का नॉर्म, एक का नॉर्म स्क्वायर रूट में पाई आया था, हमने गया था। ठीक है, और कोई भी, और अगर मैंने माइनस एल से लेके एल ले लिया, ये भी लेंथ 2l ही है ना, माइनस एल से लेके एल, तो एल को मैंने क्या ले लिया पाई, तो माइनस पाई से लेके पाई, तो एल को दोबारा पाई ले लिया, तो ये सेट दोबारा वही बन जाएगा, तो ये सेट ऑर्थोगोनल हो जाएगा ऑन माइनस पाई से लेके पाई। नॉर्म जाएगी वो क्या आती है स्क्वायर रूट में 2 पाई और स्क्वायर रूट में पाई, अगर नॉर्म 1 नहीं है, 1 नहीं है तो स्क्वायर रूट में पाई नॉर्म आएगी, अगर 1 है तो स्क्वायर रूट में 2 पाई नॉर्म आएगी। ठीक है, तो ये सब जनरलाइजेशन है इसकी। तो इसी के फॉर्म की मदद से हम क्या निकालेंगे, फोरियर कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो फोरियर सीरीज़ कैसे निकालेंगे ये भी बता देता हूँ मैं आपको। ये थोड़े से क्वेश्चंस हैं, ट्राई करना इन्हें अपने आप करने की। प्रॉब्लम 7 to 12, शो दैट द गिवन सेट ऑफ फंक्शंस ऑर्थोगोनल ऑन द इंडिकेटेड इंटरवल, फाइंड द नॉर्म ऑफ ईच फंक्शन इन द सेट। तो 0 से π/2 में ना, तो साइन x, साइन 3x, साइन 5x ये ऑर्थोगोनल हो जाता है। वुल्फ्राइम में ट्राई करना। ऑड ले लिए cos x, cos 3x, cos 5x, ये भी ऑर्थोगोनल हो जाता है 0 से π/2। लेकिन अगर मैं पूरा बोल दूँ cos x, cos 2x, cos 3x, cos 4x, वो 0 से π/2 में ऑर्थोगोनल होगा कि नहीं होगा, आप चेक करना। उसमें अगर होता तो शायद ये उसमें भी दे सकता था। ठीक है, लेंथ, तो ये जो सेट है ना, साइन x, साइन 2x, साइन 3x, प्रूफ करना है whether or not s is equal to this is orthogonal on 0 से π/2 or not, this set is orthogonal on 0 से π/2 or not। ठीक है, ऑड ले लिए तब तो हो जाता है ऑर्थोगोनल, कॉस में ऑड ले लिए तो अभी भी हो जाता है ऑर्थोगोनल 0 से π/2 में। नॉर्म निकालोगे तो आप खुद चेक कर लेना वुल्फ्राइम में। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस है, बहुत सारे ऐसे करने लगे तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। एक और रिजल्ट ये भी हम कर सकते हैं यूजिंग फोरियर सीरीज π/4 इज़ 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7। तो अब tan इनवर्स x का एक्सपेंशन जो होता है वो होता है x - x³/3 + x5/5 - x7/7। ऐसे करके ऑड फंक्शन है, x की जगह π1 रख दो, tan इनवर्स 1 π/4, तो ये आ जाएगा 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7। सो दिस सीरीज़ का सम क्या आता है π/4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन -1 की पावर में n+1 अपॉन में 2n - 1। यहाँ पे कह रहा 1 n = 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, देख लेना यही बनेगा कि नहीं। ठीक है, ये सीरीज़ बननी चाहिए। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। कुछ और एक्सरसाइज है, ट्राई करना इसे अपने आप करने की। 13 to 14। ठीक है, ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, नॉर्म ऑफ फाइन स्क्वायर रूट में, इसको याद भी कर सकते हैं। नॉर्म ऑफ फाइन होता है स्क्वायर रूट में a2b फाइन का स्क्वायर dx। नॉर्म ऑफ फाइन का स्क्वायर होता है मेरा a2b फाइन का स्क्वायर। ठीक है, नॉर्म ऑफ फाइन का स्क्वायर क्या होता है मेरा, इंटीग्रल a2b फाइन का स्क्वायर dx। याद कर सकते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से नॉर्म ऑफ फाइन क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा।
ठीक है, पढ़ लेने से भी, ये एक्स्ट्रा मैंने इंफॉर्मेशन कहीं से ले ली। ये भी वही सब मैंने करा दिए, ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन ये सारे। दिस नॉर्म ऑफ फाई एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए टू बी फाई एन का स्क्वायर डी एक्स से याद कर लेना, ठीक है, डायरेक्ट आएगा। नॉर्म ऑफ फाई एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रल ए टू बी फाई एन का स्क्वायर डी एक्स। ये लाइन अपने आप पढ़ लेना, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, देख लेना। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, थोड़ा और, ठीक है, आराम से देख लेना इसको। अगली में हम देखेंगे कि हम कैसे, एक चीज़ और रह गई है हमारी छोटी सी, कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं, ये हम सेट निकाल क्यों रहे हैं, ऑर्थोनॉर्मल सेट। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से करा के ख़त्म करते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लग रहा है बड़ी बन गई है। मोटिवेशन क्या है कि हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है। वेक्टर एनालॉजी, वेक्टर एनालॉजी पढ़ रहे हैं हमने। शुरू में एग्जांपल जो लिए थे वो कहाँ लिए थे, R3 में लिए थे, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर मैंने ले लिया v1 v2 एंड v3, जो कैसा है, ये सेट S जो है वो कैसा है, v1 v2 v3, दिस इज एन ऑर्थोगोनल सेट इन R3, ठीक है। R3 में बात करें फंक्शंस, वेक्टर्स को, फंक्शंस को वेक्टर्स नहीं मान रहे, हम वेक्टर नॉर्मली लेते हैं v1 v2 v3 जो है, और दिस सेट इज़ ऑर्थोगोनल इन R3, तो ये ऑर्थोगोनल है और नॉन ज़ीरो है, ठीक है। नॉन ज़ीरो वेक्टर्स है तीनों, v1 v2 v3, ठीक है, ऑर्थोगोनल सेट है ये। तो इस सेट को हम क्या कर सकते हैं, ऑर्थोनॉर्मल बना सकते हैं, ये तो आपको पता है, नॉर्म से डिवाइड करके। और ये ऑर्थोगोनल सेट है R3 में, और R3 की डायमेंशन 3 है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो ये S जो होगा वो स्पैन करेगा R3 को, S स्पैन R3, S इज ए बेसिस ऑफ R3 इनफैक्ट। तो एनी सेट ऑफ थ्री नॉन ज़ीरो वेक्टर्स ऑफ इन R3, ठीक है, एनी सेट ऑफ एनी नॉन ऑर्थोगोनल सेट इन R3, ठीक है, ऑफ नॉन ज़ीरो वेक्टर्स विल फॉर्म ए बेसिस, ठीक है। मतलब कि कोई वेक्टर u ले लूँगा R3 में, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, u इज इक्वल टू c1 v1 प्लस c2 v2, u वेक्टर इज इक्वल टू c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस c3 v3, वे c1 c2 c3 आर कॉल्ड स्केलर और द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर u, ठीक है। u वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब c1 c2 u मैंने R3 में मुझे गिवन होगा, ठीक है। अब आप निकाल दो इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा में c1, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ u ये ना मेरा v1 के साथ, नॉट c1 v1 के साथ, वेक्टर है ना, वेक्टर होना चाहिए। ci इज अ स्केलर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर u, c1 c2 c3। अब मैं पढ़ा भी दूंगा इसको, तो इसको निकालोगे अगर आप, तो ये आ जाएगा आपका c1 v नॉर्म ऑफ v1 का स्क्वायर, क्योंकि सेट ऑर्थोगोनल तो बाकी सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका c1 आ जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा में v1 अपॉन में नॉर्म ऑफ v1 का स्क्वायर, ठीक है। इसी को मैं हम लिख देते हैं, सपोज डैट दिस वेक्टर आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल नॉन ज़ीरो वेक्टर्स इन R3, that is any three-dimensional vectors in R3, any vector in R3 can be written as a linear combination of v1 v2 and v3 where ci are called scalars
are real numbers called the component of the vector u. Each component ci can be expressed in terms of vector u and the corresponding vectors vi. तो ci को हम कैसे लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर u एंड द करस्पॉन्डिंग वेक्टर vi. c1 को लिख सकते हैं u v1 का इनर प्रोडक्ट अपॉन में नॉर्म ऑफ v1 का स्क्वायर, c2 ये c3 है. कैसे आएगा, कुछ नहीं करना आपको, इनर प्रोडक्ट ऑफ u और v1 ले लेना है. तो बाई प्रॉपर्टी इनर प्रोडक्ट की c1 दिस, c2 दिस, c3 दिस, और ये सेट जो था v1 v2 v3 जो है वो क्या है, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है. तो इनर v2 और v1 का इनर प्रोडक्ट 0, ये 0 और नॉर्म ऑफ v1 का स्क्वायर आ जाएगा. ऑर्थोगोनल है, ऑर्थो नॉर्मल नहीं है. तो c1 क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा में v1 अपॉन में नॉर्म ऑफ v1 का स्क्वायर. इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा v1 अपॉन नॉर्म ऑफ v1 का स्क्वायर. सिमिलरली अगर आप इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा v2 निकालोगे तो हो जाएगा c2 नॉर्म ऑफ v2 का स्क्वायर, और इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा में v3 निकालोगे वो हो जाएगा c3 नॉर्म ऑफ v3 का स्क्वायर. तो आप जो वेक्टर u को कैसे लिख रहे थे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 और v3. c1 क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा v1 अपॉन नॉर्म ऑफ v1 का स्क्वायर. वह हमने वैल्यू को प्लग इन कर दिया. c2 ये है, c3 है, इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा v3 अपॉन में नॉर्म ऑफ v3 का स्क्वायर, v3 वेक्टर. तो कोई भी वेक्टर तो R3 में, ठीक है, तो ये कोफिशिएंट्स जो होंगे वो ये आएंगे. v1 v2 v3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहा हूँ. और ये सेट क्या है मेरा, ऑर्थोगोनल है, नॉन ज़ीरो सेट है. तो जो c1 c2 c3 जो कोफिशिएंट आएंगे वो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ. इनर प्रोडक्ट ऑफ u v1 निकाल सकते हो आप. v1 आपको गिवन होगा, v2 v3 तो गिवन ही है आपको सेट, ठीक है. v1 v2 से सेट गिवन है आपको, वेक्टर u गिवन है. तो आपसे कोफिशिएंट पूछेगा कि इस एंट्रेंस में कहीं पे भी किस ये कोफिशिएंट्स क्या है, ये आप इसको एक्सप्रेस कर रहे हो. इसे और भी तरीके होते हैं निकालने के, दिस इज़ वन ऑफ द वे. सो वी कैन राइट दिस इन कॉम्पैक्ट फॉर्म एज वेक्टर u इज इक्वल टू समीशन i फ्रॉम 1 to 3 इनर प्रोडक्ट u कॉमा में vi नॉर्म ऑफ vi का स्क्वायर इनटू में vi. एक्सपेंड करोगे यू विल गेट दिस. कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमने ऐसे लिख दिया. अब इसका फ़ायदा क्या है, तो हमने क्या पढ़ा कि कोई भी मुझे ऑर्थोगोनल सेट दो, ठीक है, तो कोई भी वेक्टर u मैंने लिया R3 में से, तो मैंने उसको कैसे लिख दिया, दिस थिंग, ठीक है. समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to 3 इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा में vi अपॉन में नॉर्म ऑफ vi का स्क्वायर इनटू में vi, ठीक है. ये स्केलर आते हैं, देख लोगे ये स्केलर ही है, ये वेक्टर है, ठीक है. तो ऐसे ही कोई भी मुझे क्या दे दो, ऑर्थोगोनल सेट दे दो, और f बिलोंग कर रहा है मेरा क्लोज इंटरवल ए बी में. मतलब कि f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू r एंड लेट s सेट s इज इक्वल टू फाई नॉट x. फाई नॉट फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी टू r, फाई 1 फाई 2 दिस आर द फंक्शन. मैं फंक्शन को वेक्टर मान रहा हूँ एंड दिस सेट इज ऑर्थोगोनल. s इज ऑर्थोगोनल सेट. तो कोई भी f मैं ले लेता हूँ क्लोज इंटरवल ए बी टू r, देन f को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ एफ एक्स एज समीशन, दिस इज एन इन्फिनाइट सेट, क्योंकि ठीक है इसके बेसिस ठीक है फाइनाइट नहीं होगा. तो ये हो जाएगा मेरा n फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी फाई एन एक्स, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में सी आई इज अ स्केलर्स, ठीक है. सी एन कर दो इसे, सी एन, ठीक है. सी एन सा स्केलर्स. तो सी एन क्या आ जाएंगे आपके, फाई एक्स इज इक्वल टू समीशन एन फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी सी एन है ना. तो ये इनर प्रोडक्ट आ जाएगा आपका, ठीक है. एफ को निकाल लो तो एफ का विद फाई एन अपॉन में नॉर्म ऑफ फाई एन का स्क्वायर, ठीक है, इंटू में फाइन एक्स, ठीक है. तो कोई भी एफ एक्स दे दो इन क्लोज इंटरवल ए बी, आई कैन एक्सप्रेस, और एस कोई ऑर्थोगोनल सेट है तो आई कैन एक्सप्रेस दिस एज इन फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ कॉमा में फाइन अपॉन नॉर्म ऑफ फाइन का स्क्वायर फाइन एक्स, ठीक है. दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी.
दिस इज ए डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट तो ऊपर नीचे भी डॉट प्रोडक्ट विद इट सेल्फ है, ठीक है। तो आपको पता है ये क्या होता है, ऊपर वाला क्या बनेगा आपका, ये सी एन, क्या ये सी एन है आपके, तो सी एन क्या बनेगा आपका, इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ फाई एन इंटीग्रल ए टू बी ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, तो एफ एक्स फाइन एक्स डी एक्स अपॉन में नॉर्म ऑफ फाइन का स्क्वायर है, तो ये ए टू बी फाइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। इस एनोलॉजी है, वेक्टर एनोलॉजी है, वेक्टर में बतलाया वैसे इसमें, ठीक है। आई होप क्योंकि इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।